नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। मैं विपुल कुमार परेवा। आज का हमारा लेसन है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में अपन पहले थोड़ा सा इकोलॉजी के अंदर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक निकल गया है वो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोलॉजी से रिलेटेड है। इकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर जो क्रियाविधि करते हैं उसके फलस्वरूप जो तंत्र का निर्माण होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। या ब्रॉडली पढ़ना चाहें तो अजैविक घटक व जैविक घटकों के मध्य जो अन्योन आश्रित क्रियाविधि होती है, अन्योन क्रियाविधियां जो होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती लेकिन वो रनिंग में होती है, इन क्रियाविधियों के फलस्वरूप जिस तंत्र का निर्माण होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अपन इसको और थोड़ा सा डीपली ले लें भाई, क्या किस प्रकार से जैविक और अजैविक होता है। तो सर्वप्रथम तो इकोसिस्टम का जो वर्ड कॉइन हुआ है वो टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया है। टेंसले एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इकोसिस्टम के बारे में हमको बताया कि इकोसिस्टम भी कोई एक चीज होती है जिसके फलस्वरूप पूरा तंत्र चलता रहता है। इकोसिस्टम को अच्छे से समझने के लिए इसके जो मूलभूत घटक है दोनों, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड एबायोटिक, इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर अपन बात करते हैं कि साहब इकोसिस्टम में जो जैविक घटक होते हैं और जो अजैविक घटक होता है वो कौन कौन से होते हैं। जैविक घटक के अंदर मूल रूप से तीन को रखा गया है। सबसे पहले है प्रोड्यूसर, सेकंड है कंज्यूमर एंड थर्ड है डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। एबायोटिक के अंतर्गत भी तीन चीजों को रखा गया है, ऑर्गेनिक, कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल या क्लाइमेटिक, कोई भी कह सकते हैं आप, वो चीज होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम हमको ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इन दोनों घटकों के मध्य जो अन्योन क्रियाविधि होती है जो हमको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो क्रियाविधि चल रही है और उसी के फलस्वरूप एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब वो घटक कौन कौन से हैं, जैसे बायोटिक के अंदर बात करें तो प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। एबायोटिक की हम बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बायोटिक दैट मीन्स जैविक, दैट मीन्स ऐसे कारक जिनके अंदर जीवन होता है या जिनमें लाइफ है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा। जैविक दैट मीन्स जिसमें जीवन है या जिसके अंदर लाइफ है, ऐसे कारक होंगे। एबायोटिक के अंदर वो होंगे जिनके अंदर जीवन नहीं होगा, ठीक, दैट मीन्स एब्सेंट, अनुपस्थित है जीवन, ऐसे कारक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल है। अब इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बायोटिक में प्रोड्यूसर को लेते हैं। प्रोड्यूसर स्वपोषी होते हैं बिकॉज ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं और ऐसे प्रोड्यूसर केवल एक ही है, वो है प्लांट्स। इस पृथ्वी पर केवल पादप ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरंध्र की सहायता से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। सेकंड नंबर पे है कंज्यूमर। कंज्यूमर जनरली विषमपोषी प्रवृत्ति के होते हैं। विषमपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से। चाहे तो वो डायरेक्ट हो सकता है, चाहे वो इनडायरेक्ट हो सकता है। बिकॉज अब जैसे विषमपोषी में मान लीजिए शाकाहारी है, तो शाकाहारी प्रत्यक्ष रूप से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन इसके अंदर मांसाहारी है
तो मांसाहारी सीधे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, ये शाकाहारी का भक्षण करता है। शाकाहारी को जो खाता है वो मांसाहारी हो गया। इस प्रकार उपभोक्ताओं की श्रेणी में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थक उपभोक्ता, इस प्रकार से कंज्यूमर की जो कैटेगरी है उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी, इसके अंदर 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। जैसा कि आप खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के अंदर देखते हैं कि साब खरगोश है जो घास खाता है, खरगोश को फिर कुत्ता खा रहा है, कुत्ते को फिर शेर खा रहा है। इस प्रकार एक पूरी श्रृंखला का निर्माण होता है, उसके अंदर कंज्यूमर जो है वो आगे बढ़ते हुए क्रम में आ जाता है। नेक्स्ट है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जनरली बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह होते हैं। ये इनके मृत अवशेषों को, जो इनके मृत अवशेष होते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं। फलस्वरूप इनके अपघटन से इनके शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि वातावरण में पुनः वापस प्रसारित हो जाती है। एक प्रकार से रिसाइकलिंग जिसे अपन कहते हैं। रिसाइकलिंग जो है इनके अंदर, बॉडी के अंदर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो इन्होंने अपने जीवन में स्टोर कर रखी थी, उस स्टोर को ये वापस प्रकृति में मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से डीकम्पोजर भी इकोसिस्टम का एक मेन हिस्सा होते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो इन मृत अवशेषों का या मृत पदार्थों का पुनः चक्रण नहीं हो पाएगा, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। ये हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक के अंदर जैसे सबसे पहले इनऑर्गेनिक ले लीजिए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, जैसे जितने भी कार्बनिक तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे जितने भी है अकार्बनिक पदार्थ जिनमें कि अकार्बनिक होते हैं, ये मूल रूप से जीवन के लिए आवश्यक तत्व होता है। सारे तत्व जितने भी है वो सारे जिनके फलस्वरूप जीवन का निर्माण होता है। सेकंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ये मूल रूप से होते हैं जो कि शरीर का निर्माण करते हैं। ये जीवन के लिए जिनकी आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर या क्लाइमेटिक फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के अंदर यदि हम बात करें तो वातावरण में जितने भी अजैविक कारक हैं, जैसे सपोज दैट चाहे वो वातावरणीय कारक हो, चाहे वो भौतिक कारक हो, वो सारे कारक इसके अंतर्गत रखा जाते हैं। जैसे मान लीजिए टेम्परेचर, सेकंड लाइट, सॉइल, वाटर, ह्यूमिडिटी, कई चीजें जैसे पहाड़ों की ढलान, वायु, एयर का नहीं लिखा इसके अंदर, वायु, ये कई सारी ऐसी कारक हैं, भौतिक कारक, जिनके फलस्वरूप ये तय होता है कि वनस्पति किस प्रकार से तैयार होगी या कैसे होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इसको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे तापमान है, एक तापमान ऐसा इफेक्ट है जिसके फलस्वरूप किसी भी जीव का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है जीव की, कि वहां पर उपापचय की क्रिया प्रणाली कैसी हो, कैसे उस वनस्पति जात या जंतु जात का जो क्या नाम से ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस प्रकार होगा, रिप्रोडक्शन कैसा रहेगा, उनकी शारीरिक वृद्धि कैसी रहेगी। नेक्स्ट है लाइट, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। आप लोग देखते होंगे कि सूर्य के प्रकाश से वृद्धि एवं विभेदन क्या होता है, लिंग का परिवर्तन क्या होता है कि किस टेम्परेचर पे जाकर अपने को क्या मिलेगा, लाइट में अपने को क्या मिलेगा। उसके बाद में बॉडी का कलर है, कहीं पर जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पर ब्लैक कलर के जीव ज़्यादा पाए जाएंगे, जहाँ पर कम पड़ती है वहाँ पर गोरे लोग पाए जाएंगे। उनका जो वृद्धि है वो विभेदन है वो सारा वैसे वैसे ही है। नेक्स्ट है मृदा। मृदा के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपने जो ग्रोथ करते हैं वो सॉइल्स के अंदर ही करते हैं। यदि सॉइल्स नहीं होगी तो वो ग्रोथ नहीं करेंगे। मृदा के अंदर भी संस्तर पाए जाते हैं, ए, बी,
और आगे कई संस्तर पाए जाते हैं, उसके अंदर जिन संस्तर के आधार पर मृदा की परिच्छेदिका तैयार की जाती है सॉइल प्रोफाइल। जल है, जल को आपको पता है कि बिना जल के कुछ संभव ही नहीं है। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, चाहे वो प्राणी जात हो चाहे वो वनस्पति जात हो, बिना जल के कोई भी जीव आगे वृद्धि नहीं कर सकता है। ह्यूमिडिटी, वातावरण में जो वाष्प के रूप में जो कण उपस्थित होते हैं वो उस क्षेत्र की आर्द्रता का निर्धारण करते हैं कि वहां पर ह्यूमिडिटी कैसे होगा। वो जो वनस्पति तैयार होगी वो आगे जाकर ह्यूमिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगी। वायु है, वायु आपको पता है कि हमारे लिए प्राण वायु जैसा ऑक्सीजन है, तो बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के कारण ही हमारा जो जीवन है वो संपूर्ण चक्र चलता रहता है। इस प्रकार एबायोटिक फिजिकल फैक्टर आ गए, इनऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक आ गया। ओवरऑल कहने का मतलब है कि जैविक घटक, एक बार अपन इसको वापस देख लेते हैं। बायोटिक घटक या बायोटिक कंपोनेंट, ये दोनों और ये सब मिलकर आपस में अन्योन क्रियाविधि करते हैं। अन्योन क्रियाविधि फलस्वरूप एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में इसके अंतर्गत पूछा जाता है। इसी में जैसे मान लीजिए एक आपसे मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर, सॉरी राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि तालाब की पारिस्थितिकी के बारे में बताइए, पॉन्ड इकोसिस्टम। अब एक तालाब है, मान लीजिए इस तरीके से है, ये पानी भरा हुआ है, इसके अंतर्गत कुछ वनस्पति है जो बाहर है, ये किनारे पर है, यहाँ पर जीव है, ये मछली हो गई, छोटे छोटे प्लैंक्टॉन्स वगैरह हो गए, कुछ पादप ऐसे हैं जो तलहटी में पाए जाते हैं। अब इसके अंदर यदि आप पॉन्ड इकोसिस्टम का अध्ययन करेंगे तो पॉन्ड इकोसिस्टम में वही आपको बायोटिक और एबायोटिक चीज निकल के आएंगी कि किस प्रकार से एक तालाब के अंदर जो जीवन है वो चल रहा है, जिसमें वनस्पति में प्लांट्स की यदि हम बात करें तो कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो सतह पर तैरते हुए मिलेंगे, प्लावी पादप। कुछ ऐसे मिलेंगे जो जल निमग्न, पानी के अंदर डूबे हुए जल निमग्न पादप। जंतुओं की यदि हम बात करें उपभोक्ता की, तो छोटी मछली, बड़ी मछली, प्लैंक्टॉन्स वगैरह कई जीव इसके अंदर मिलेंगे। जैसे आपको पता है पानी के अंदर कई प्रकार के जीव होते हैं, जैसे मेंढक है, सांप है, मछली है, ये सारे जीव पानी के अंदर रहते हैं, तो एक दूसरे का भक्षण कर इनका चक्र लगातार चलता रहता है। अब इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट की भी हम बात करें तो एबायोटिक में पानी एक स्रोत हो गया, सन की लाइट एक स्रोत हो गया, सॉइल एक स्रोत हो गया, वायु एक स्रोत हो गया, टेम्परेचर एक स्रोत हो गया, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। कार्बनिक एगार्बनिक की हम बात करें तो ये जो जीव अपने जीवन काल में एक्टिविटीज करते हैं, फलस्वरूप श्वसन की क्रियाविधि करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, मल विष्टा, इनकी कई चीजें होती हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें संचय होती रहती है। यहीं पर डिकम्पोजर पाए जाते हैं, ये डिकम्पोजर इन चीजों का भक्षण करके पुनः तालाब के अंदर चीजों को निर्मुक्त करते रहते हैं और इस प्रकार ये पॉन्ड इकोसिस्टम कंटिन्यू चलता रहता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखिए थोड़ा सा। आज का मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है। इकोसिस्टम के बारे में मैं पुनः एक बार वापस बता रहा हूँ। जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य जो अन्योन क्रियाविधि होती है, इसके फलस्वरूप एक तंत्र का निर्माण होता है। यह तंत्र रचनात्मक, कार्यात्मक और सतत रूप से चलता रहता है, निर्विघ्न रूप से, सतत रूप से चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर या आवास के अंदर जीवन अपनी गति से चलता रहता है। मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ाया जो आपको समझ में आएगा, इसका घर बैठ के घर पर स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।